हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच पेपर वन पीएचडी 2020 का क्वेश्चन लेके आया हूं मिथिला यूनिवर्सिटी का। इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो में 1 से 37 तक का ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियो जा करके देख सकते हैं। अभी हम 37 से 50 क्वेश्चन तक एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 38 डिस्कस करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है। क्वेश्चन किसका है? रीजनिंग का है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 है और रीजनिंग का है। एक्चुअली इसमें जो बात है सीरीज का, सीरीज क्या है? ए बी उसके बाद यहाँ आ जाएंगे सी डी ई के बाद क्या आता है? FGHI, आई के बाद क्या आता है? JKLMN, क्या आएगा आपका? JKLMN, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीधे सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है। AB, फिर CDE, फिर ई के बाद FGHI, आई के बाद JKLMN, यानी कि आपका 38 का क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर ए होगा, जो कि सीरीज के अकॉर्डिंग है। जो मिसिंग टर्म है उस टर्म को यहाँ पे दिखाया गया। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 क्वेश्चन से क्या है? तो ये क्वेश्चन आपका लॉजिकल रीजनिंग का है। किसका है? लॉजिकल रीजनिंग का है। इफ द, क्या है क्वेश्चन? इफ द प्रोपोजिशन ऑल द थाइव्स आर पुअर, यानी कि जितना भी चोर है क्या है? वो गरीब होते हैं। यानी कि जितना भी सारे सारे के सारे चोर, सभी चोर क्या है? गरीब होते हैं। ऑल द थीव्स आर पुअर इज फॉल्स, ये कथन फॉल्स है, सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें प्रोपोजिशंस कैन बी क्लेम्ड सर्टेनिटी टू बी ट्रू, तो कौन सा इसमें कथन सही होगा? यानी कि सभी चोर गरीब होते हैं, गलत है। कि सभी चोर गरीब होते हैं, कोई चोर भी तो अमीर हो सकता है, थोड़ी कि सभी चोर गरीब होते हैं। ये कथन गलत है। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से अभी कथन के संबंध में निश्चित रूप से सही होने का दावा किया जा सकता है। यानी कि इसमें सही होने का दावा क्या किया जा सकता है? तो इसका सही होने का दावा क्या है आपका? नो थीफ इज पुअर, यानी कि कोई भी चोर गरीब नहीं होता। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट का हो या बैट का जो प्रीवियस क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में भी ये पूछने का चांस रखता है। क्वेश्चन नंबर 39 ऐसा पूछता है। और जहां भी आपका देखिएगा ऑल थीव्स आर पुअर लिखा हुआ है तो नो, वहां पे नो होगा, यानी कि नो थीव इज पुअर आपका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 का डिस्कस करते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन रीजनिंग का है। ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, एफ इज फादर ऑफ जी, सी इज मदर ऑफ बी, डी इज फादर ऑफ सी। तो ई इज मदर ऑफ डी, ए इज रिलेटेड टू डी, ए किससे रिलेटेड है? यानी कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, एफ जी की पुत्री है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, तो ई डी की माता है। तो ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से क्या संबंध है? तो ए का डी से संबंध हो जाएगा ग्रैंड डॉटर का। क्या हो जाएगा संबंध? ग्रैंड डॉटर का हो जाएगा, यानी कि पोती का रिश्ता हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, कितना? क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका इसको कह सकते हैं हायर एजुकेशन से क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो और हाँ, एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। द ग्राउंड्स ऑन विच डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड आर, यानी कि शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में किन आधार पर किए जाने वाले पक्षपात जो संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है। यानी कि किसके आधार पर संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है कि उसको पक्षपात ना किया जाए। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एडमिशन इन एजुकेशन लिस्ट में तो इस क्या है? रिलीजन के आधार पर, सेक्स के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, नेशनलिटी के आधार पर। तो इसमें आपका ऑप्शन चारों सही होगा, यानी कि ऑप्शन संख्या डी होगा,
ऑप्शन नंबर डी होगा। एक्चुअली इसमें क्या कह रहा है कि द ग्राउंड्स ऑन विच डिस्क्रिमिनेशन इज इन एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड बाय, जो एडमिशन होता है एजुकेशन में किसके आधार पर पक्षपात उसको प्रोहिबिटेड किया जाता है। धर्म के आधार पर ऐसा होता है नहीं, लिंग के आधार पर क्या हम किसी को हटा सकते हैं, नहीं, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं, नेशनलिटी के आधार पर नहीं, यानी कि इसका आंसर और सब हो जाएगा, किसी के आधार पर हम नहीं कर सकते। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ये क्वेश्चन आपका आईसीटी का हुआ, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इससे ये आईसीटी का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या है, इन ए कंप्यूटर ए बाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ, यानी कि बाइट और बीट, बीट कितना होता है, अगर बीट की हम बात करें तो बीट में कितना होता है, बीट में आपका 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है। अगर हम यही बाइट की बात करेंगे तो बाइट में आपका इंक्रीमेंट होता है बाइट में, और बाइट में जो होता है कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बाइट में 8 होगा, यानी ऑप्शन बी सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा, बाइट हो जाएगा। अब आते हैं when planning to do as social research is better to, यानी कि इसमें सोशल रिसर्च में क्या बेटर होता है। देखिए जो सामाजिक, जब क्वेश्चन 43 है, जब सामाजिक शोध की योजना बनाया जाए तो बेहतर होगा, तो उसके लिए क्या बेटर होगा, यदि हम क्या रहते हैं वी फैमिलियर विथ लिटरेचर ऑन द टॉपिक, अगर हम सैद्धांतिक को भूलना चाहिए क्योंकि यह एक व्यवहारिक व्याख्या है। देखिए इसमें 2 ऑप्शन हमको लग रहा है, ये भी लग रहा है कि अप्रोच द टॉपिक विथ एन ओपन माइंड, ये भी हो सकता है, लेकिन अगर हम प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी देने के बाद ऑप्शन नंबर डी राइट आता है कि अगर फैमिलियर रहेंगे तो ज़्यादा हम सोशल रिसर्च कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, इसलिए प्रायोरिटी के बेस पर आपका ऑप्शन डी राइट होगा। डू पायलट स्टडीज में नहीं होता, फॉरगेट अबाउट थ्योरी, थ्योरी हम क्यों फॉरगेट करेंगे, उसके बाद उससे ज़्यादा ये नहीं, बट आपका एक ऑप्शन होगा, डी हो जाएगा 43 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देखिए ये क्वेश्चन आपका ईवीएस का है, किसका है, ईवीएस का है, इन्वायरमेंट स्टडी का क्वेश्चन है। इन टर्म्स ऑफ टोटल CO2 इमिशन फ्रॉम ए कंट्री आइडेंटिटी द करेक्ट सीक्वेंस, जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कर रहा है, अलग अलग कंट्री कर रहा है, जो भी कंट्री है, रसिया हो, यूएसए हो, चीन हो, भारत हो, ये सब क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहा है। यानी कि हमको इसमें ये दिखाना है कि सही कर्म क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस कर रहा है कंट्री, तो इसका सही कर्म आपका सबसे ज्यादा चाइना कर रहा है, फिर यूएसए है, फिर इंडिया है, फिर रसिया है, सबसे लास्ट में रसिया है, सबसे ज्यादा चाइना पॉल्यूट कर रहा है, चाइना कर रहा है। ये क्वेश्चन हो सकता है आपका रिपीट कर सकता है, इसलिए इसको आप देख लीजिएगा, सेम टू सेम करके उठा लेता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ये आपका क्वेश्चन डेसिमल नंबर कंप्यूटर से आईसीटी से है। 35 को निकालने के लिए मैं इससे पहले भी इसको डिस्कस कर चुका हूँ, आप 3 5 ऐसे कर लीजिएगा, इसको 2 से डिवाइड दे दीजिएगा, तो आपका ये निकाल लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। इससे पहले हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो आप देखिएगा बन जाएगा। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा 45 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, देख लीजिएगा निकाल करके, यही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, ये पॉलिटिकल नोवेल रिवेल्स, ये पॉलिटिकल नोवेल रिवेल्स मतलब कि एक राजनीतिक उपन्यास से निम्नलिखित में से किसका पता चलता है। एक पॉलिटिकल नोवेल रिवाल्स, ए पॉलिटिकल नोवेल रिवाल्स, रियलिटी ऑफ द थिंग्स, रियलिटी ऑफ द थिंग्स, यही होगा, रियलिटी ऑफ द थिंग्स पता चलता है कि क्या मतलब चीजों की वास्तविकता क्या है, जो भी चीजें चल रही होती हैं उस चीजें का मतलब क्या है, उस चीजें से क्या फायदा है,
या पार्टिकुलर आइडियोलॉजी थोड़ी होता है कि पार्टिकुलर किसी को हम मतलब कि पर्सनल विचारधारा विशेष पर ध्यान देना, ये पॉलिटिकल नॉवेल्स नहीं होता। स्पिरिट ऑफ लिटरेचर भी नहीं होता, साहित्य की भावना से नॉट रिलेटेड है। रिटेन परसेप्शन भी नहीं होता, यानी कि आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रियलिटी ऑफ द थिंग्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है कि द मीन ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 27 years. After 18 years, a father will be twice as old his son to their present age. यानी कि पिता और उसके पुत्र की आयु का मध्यमान 27 वर्ष है। 18 वर्ष बाद अपने अपने पुत्र की आयु से दोगुना होगा, तो उसका आयु कितना होगा? अपने पुत्र की आयु से दोगुना होगा तो उसका आयु कितना होगा? इसका आंसर आपको आ जाएगा 42 और 12 कर लीजिएगा, निकल जाएगा 42 और 12 आंसर यही होगा राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर क्या है कि इन द प्रोपोजिशंस, ये क्वेश्चन आपका लॉजिकल रीजनिंग से है। नो मेन आर ऑनेस्ट, यानी कि कोई भी आदमी ईमानदार नहीं है। नो मेन आर ऑनेस्ट, कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं है। इज टेकन टू बी फॉल्स, ये कथन गलत है कि कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं है, इस कथन एज फॉल्स गलत है। लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस कैन बी क्लेम्ड सर्टेनली टू बी ट्रू, हो सकता है ऐसा कि कोई भी मैन ऑनेस्ट नहीं है लेकिन उसमें कुछ न कुछ ऑनेस्ट हो सकता है, तो सर्टेनली ट्रू है। इसका प्रोपोजिशंस क्या होगा? इसका यहाँ क्या है, नो मेन आर ऑनेस्ट। अगर नो लगा हुआ था वहां ऑल देखना, ऑल सी करोगे तो ऑल मेन आर ऑनेस्ट, हो सकता है सभी आदमी ऑनेस्ट हो, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑल मेन आर ऑनेस्ट, सभी आदमी ईमानदार हैं। दिस इज राइट ऑप्शन 48 का ए। अब आते हैं 49 में। 49 क्या है? ए ग्रुप ऑफ 210 स्टूडेंट्स appeared in the sum test. The mean of 1/3 of students is found to be 60. The mean of the remaining students is found to 78. तो द मीन ऑफ द होल ग्रुप विल बी, यानी कि आपको यहाँ पर मीन निकालने के लिए कह रहा है कि 210 छात्रों का एक समूह किसी परीक्षा में शामिल हुआ तो 1/3 छात्रों के माध्य 60 पाया जाता है, शेष छात्रों का माध्य 78 पाया जाता है, तो संपूर्ण समूह का माध्य क्या होगा? यहाँ पे माध्य निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो सिग्मा fx बटे n से भी माध्य निकलता है, आप निकाल लीजिएगा तो इसका आंसर आपका 72 आएगा। देखिए इसमें एक चीज और है, 72 तो आंसर होगा बट 76 भी निकालने के बाद आता है, तो इसमें आप दो आंसर ऑलरेडी दोनों में से कोई भी हो सकता है, 72 70, लेकिन प्रायोरिटी 72 को हम देते हैं, 72 इसी इसका आंसर आएगा। आप वो निकालिएगा, नहीं निकलेगा तो उसको हम बता देंगे बट निकल जाएगा। अब आते हैं इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 इस सीरीज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। 50 क्या है कि मतलब कि द कोर एलिमेंट्स ऑफ डिजिटेशन आर, दो डिजिटेशंस है, यानी कि शोध निबंध का अनिवार्य तत्व। रेजिस्टेंस क्या है? जब हम कोई भी कोर एलिमेंट्स का होता है रेजिस्टेंस, तो इसका सबसे पहला होता है, देखिए कभी भी हम इंट्रोडक्शन से शुरू नहीं करते। इंट्रोडक्शन मतलब रजिस्ट्रेशन के क्रम में इंट्रोडक्शन नहीं आता है, ये आपका क्वेश्चन रिसर्च से है, कभी भी ये नहीं आता। इंट्रोडक्शन रजिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं है, एग्जीक्यूटिव समरी भी पार्ट नहीं है। आपको तो ये पार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रिसर्च प्लान। जो हम रिसर्च करते हैं, एक्चुअली जब रिसर्च करने जाते हैं तो एक प्लानिंग के साथ करते हैं, रिसर्च डाटा को इकट्ठा करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद लास्ट में हम रेफरेंस डालते हैं। क्या करते हैं? लास्ट में रेफरेंस डालते हैं, यानी कि प्रस्तावना स्टार्टिंग होता है, फिर साहित्य पुनरीक्षण होता है, फिर शोध प्रणालियां होता है, परिणाम, चर्चा और लास्ट में निष्कर्ष, जिसे हम रेफरेंस बोलते हैं। तो आज यह सीरीज आपका एंड हो गया, पार्ट
4 पूरा मिथिला यूनिवर्सिटी क्वेश्चन डिस्कस ओवरऑल कर लिए हम। क्वेश्चन डिस्कस कहाँ से किए हैं, आपका क्वेश्चन डिस्कस इसमें 38 से हुआ है। 38 से क्वेश्चन डिस्कस पूरा तक 41, 42, 43 से लेकर के 50 तक फाइनली क्वेश्चन डिस्कस हो गया है। आखिर हमने आज 50 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है। ये क्वेश्चन आपका पेपर 1 मिथिला यूनिवर्सिटी पैड 2020 का क्वेश्चन है। अगर आप लोग देखिएगा तो इससे हो सकता है क्वेश्चन रिपीट करता है। क्वेश्चन रिपीट करेगा तो आप लोग को हेल्प मिलेगा। उसके बाद जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे क्यूआर कोड पे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो जिनको पीडीएफ चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।